हेलो एवरीवन, दिस इज सी अभिषेक गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीटी की स्ट्रेटजी फॉर कंप्लीशन ऑफ आईडीटी सब्जेक्ट इन 8 to 9 डेज। तो ये 8 to 9 डेज आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हो। आप जौन सा भी रिवीजन कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपका रिवीजन है उसके हिसाब से 5 to 6 डेज कर सकते हो, 3 to 4 डेज कर सकते हो, 11 to 12 डेज कर सकते हो, एज पर योर ओन कन्वीनियंस। ओके, तो अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हमें क्या एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करनी है फॉर आर वे फॉरवर्ड, जिससे हम अपने रिवीजन को कम टाइम में सारी चीजें कवर कर पाए और हमें कोई भी डिफिकल्टी ना हो, सेटिस्फैक्टरीली हम अपनी सारी चीजें कवर करते हुए आगे बढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कुछ ना कुछ मटेरियल। तो अब मटेरियल जैसे कि क्या, आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स आपने खुद से बनाए होने चाहिए या आपने जिस भी फैकल्टी से क्लासेस ली थी वहां के आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल है या फैकल्टी का स्टडी मटेरियल है, उसको यूज करो। इन माय ओपिनियन यूज दी आईसीआई स्टडी मटेरियल, बिकॉज उन्होंने वो नया स्टडी मटेरियल बनाया है। ठीक है, आपको वो यूज करना चाहिए। अगर उसमें से आपको लगता है कि मुझे इतना पोर्शन चाहिए, इतना पोर्शन मुझे देखने का है, बाकी सब मुझे नहीं पढ़ना है आगे के लिए, तो आप उसको कट कर दो। वहां पे आप अपने हिसाब से अपने पसंद के हाईलाइटर से या पेन से किसी से भी आप मार्क करते चलो ये वाला पोर्शन आपको देखना है। या अगर आपको इससे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एक फैकल्टी है शिवम नटपाल सर, आप उनके नोट्स परचेज कर सकते हो। उन नोट्स को आप अपने स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ो। ठीक है, उन नोट्स में आप स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग चीजें ऐड कर सकते हो ताकि आप अपने नोट्स को कॉम्प्रिहेंसिव बना सको। ऑलराइट, हाँ, बेसिकली आपको ये इंश्योर करना है कि स्टडी मेट की हर चीज आपके नोट्स में हो एज पर योर कन्वीनियंस। टीचर के कन्वीनियंस से नहीं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सारी चीज उसके अंदर होनी चाहिए। अलग से लिख सकते हो, स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो, अलग से पेपर लगा के लिख सकते हो, उसमें लिख सकते हो। ऑलराइट, ये दो चीजें तो आपके पास होनी चाहिए, नोट्स और स्टडी मटेरियल। तीसरी चीज आपके पास होनी चाहिए स्टैट्यूटरी अपडेट की कॉपी। आईसीआई हमेशा हर बार अपना स्टैट्यूटरी अपडेट निकालता है जिसमें वो ये सारी चीजें बताता है कि क्या क्या अपडेट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, क्या क्या नए चेंजेस आए हैं सिलेबस के अंदर। उस चीज की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, मतलब पीडीएफ में या प्रिंटेड, जैसे भी आपको चाहिए। और वो आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, उसकी एक भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। चौथी चीज, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आप किसी भी टीचर का यूज कर सकते हो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो या जहां से भी आपने क्लासेस ली हो। बस इंश्योर करना कि वो अपडेटेड हो एज पर द कट ऑफ डेट। ठीक है, मैंने जो यूज करता, मैंने डिजी सर का क्वेश्चन बैंक यूज करा था, बिकॉज डिजी सर का क्वेश्चन बैंक अगर आप यूज करते हो ना, तो डीजी सर के क्वेश्चन बैंक में हर कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से लॉजिक एक्सप्लेनेशन है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, अगर उसमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका क्यों सोल्यूशन ये आया, तो वो लॉ को इंटरप्रेट करके उन्होंने बताया। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि इसका एक्चुअल में सोल्यूशन ये आया क्यों। एज पर लॉ हम जान जाएंगे बट हमें लॉजिक कभी कभार क्लिक नहीं करता, तो वो हमें दिक्कत देता है। तो वो चीज वहां से क्लियर होती है। प्लस उसमें सारे व्यू पॉइंट्स हैं कि आईसीआई का क्या व्यू पॉइंट है, सीबीआईसी का क्या व्यू पॉइंट है, एज पर लॉ क्या करेक्ट है और हमें एग्जाम में क्या लिख कराना है। वो सारी चीजों की भी वहां पे क्लैरिटी है, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर अपना क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो। प्लस डीजी सर के रिवीजन वीडियोस भी आते हैं, अमेंडमेंट वीडियोस टू बी ऑनेस्ट, तो वो आप देख सकते हो क्योंकि मैंने भी वो देखे था, वहां से कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आई थी। ऑलराइट, तो वो आप यूज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन बैंक डीजी सर का यूज करना है या जिस भी टीचर का आपको यूज करना है। ये सारी चार चीजें आपके पास होनी चाहिए जिनसे आप अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, अब क्या करना है, अब आपको अपना एक प्लान बनाना है। अब जैसे आपने दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे 8 दिन तक सिर्फ और सिर्फ आईडीटी पढ़ना है। ठीक है, या अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, 3 तो नहीं पढ़ने चाहिए, 2 पढ़ लो, वो इनफ रहता है। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप अपना अपने दिन को 2 हाफ्स में बांटो, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। और फर्स्ट हाफ को आप या आईडीटी को दे दो या सेकंड हाफ को आईडीटी को दे दो, जो भी आपको हाफ सूट करता है। फिर उसमें आपको आईडीटी को पूरा कंसंट्रेट करके चलना है। इन माय ओपिनियन, मैं हमेशा, मतलब अगर मैं अपना बताऊं, तो मैं एक दिन में एक बारी में एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी। तो मेरा क्या रहता था कि अगर मुझे आईडीटी कवर करना है, तो अगर मुझे 6 दिन में आईडीटी आईडीटी कवर करना है तो मैं 6 दिन आईडीटी ही पढ़ूंगी, फर्स्ट हाफ भी सेकंड हाफ भी। ठीक है? उसके लिए आप एक इस तरीके का प्लानर बना सकते हो जहाँ आप पे आपने डेज देख सकते हो कि आपको कितने दिनों में कवर करना है। जैसे मैंने 6 डेज का बनाया है,
बट आपको जितने दिन चाहिए आपके प्लान के अकॉर्डिंग, जितने दिन में आपको इसको कवर करना है वो डेज आप बना सकते हो। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट रिविजन चल रहा है तो आपको अराउंड 8 to 9 डेज तो देने पड़ेंगे आईडीटी को। सेकंड रिविजन चल रहा है तो आप 5 to 6 डेज में आराम से कर सकते हो। थर्ड रिविजन में आप और भी कम दिन दे सकते हो, ठीक है। आपको टू डू में लिखना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इसके अंदर, ठीक है। टू डू में आपने कौन कौन से टॉपिक्स आज के दिन कवर करने हैं अपने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, वो आपने लिख दिए। डन पे जैसे ही वो डन होते हैं आप यहाँ पे टिक लगा दो कि मेरा वो हो गया पार्ट, ठीक है। जो चीज पेंडिंग है उसको यहाँ पे मार्क कर दो, लिख दो कि मेरा ये वाला टॉपिक पेंडिंग था। और यहाँ पे रिमार्क में आप लिख सकते हो कि मान लो आपको कोई लगा कोई कोई कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का कि मुझे यहाँ पे डिफिकल्टी आई थी या मुझे इसमें डाउट है या मुझे इसको आगे जाके भी दोबारा एक बार फिर से देखना पड़ेगा, ये मुझे अभी भी ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया है, तो आपके क्वेश्चन है जो आपको दोबारा रिव्यू करना है, तो आप रिमार्क कॉलम में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना प्लान बना के चलना है, इसको एक बार में प्लीज बना लेना, ठीक है। और फिर इसको जितना ज्यादा स्टिक कर सकते हो इस प्लान को, 5 to 6 डेज या 8 to 9 डेज के प्लान को, उसी में स्टिक रहना। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर नीचे चलती है, एक दिन का दूसरे दिन में चला गया टॉपिक उतना चलता है, बट प्लीज 10 डेज से ज्यादा मत खींचने देना, ठीक है। भले से आपको लास्ट के दो दिन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े इस प्लान के, बट आपको करनी पड़ेगी, इन्हीं दिन में आपको चीजें कवर करनी है, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा वे फॉरवर्ड कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में चलना है। अब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए टॉपिक्स की। अब मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने क्या सीक्वेंस फॉलो करी थी। आप ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। अगर आपने अपनी कोई सीक्वेंस बना रखी है, आप कहीं और से गाइडेंस लेते हैं, उन्होंने आपको कोई सीक्वेंस बना के दी है या आपने अपने लिए कोई सीक्वेंस बना रखी है, आप उसको स्टिक करना प्लीज। अपनी सीक्वेंस को मेरी सीक्वेंस से इन्फ्लुएंस मत करना। अगर आपको ये आपने अभी तक कुछ नहीं बनाई है सीक्वेंस, ठीक है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। बट आपने अपनी बना रखी है तो प्लीज चेंज मत करना, क्योंकि आपने अपने बारे में सोच के बनाई होगी, राइट। तो आप अपनी सीक्वेंस वही रखना। मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था कस्टम्स से। तो कस्टम्स में हमें, क्योंकि पहले ज्यादा टॉपिक्स होते थे कस्टम्स पे, अब उन्होंने कम टॉपिक्स कर दिए हैं टू बी ऑनेस्ट। तो आपको कस्टम्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि वैल्यूएशन, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये दोनों टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छे से करना है आपको। वैल्यूएशन को भी, लेवी, वेयर हाउसिंग, ये भी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इनको प्रायोरिटी के पहले ज्यादा टाइम देके कवर कर देना। टाइप्स ऑफ ड्यूटी और रिफंड आप आराम से कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ड्यूटी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। रिफंड एक छोटा टॉपिक है जिसको आपको मेजरली किस चीज पे ध्यान देना है, जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। जो आपका रिफंड आने के जो दिन है वो वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद जब हम जीएसटी के ऊपर आएंगे, तो जीएसटी में मैंने मॉड्यूल 1 से शुरू करा था, और मॉड्यूल 1 में मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सबसे पहले कवर करे थे। बिकॉज देखो, टाइम ऑफ सप्लाई हमने मेजरली इंटरमीडिएट में कवर किया होता है। उसमें बस कुछ कुछ एक तो सेक्शन 14 वाली चीज नहीं होती है, और दो चार टाइम ऑफ सप्लाईज वो नए आ जाते हैं, तो वो चीज कवर करनी है। वो चीज बहुत जल्दी कवर हो जाती है टू बी ऑनेस्ट, टाइम ऑफ सप्लाई। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि सेक्शन 15 वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं इंटरमीडिएट में। जो रूल्स वाला पार्ट होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें उसमें भी जो लास्ट वाले रूल्स होते हैं, जहाँ पे हमें ये देखना होता है कि एसएससी के लिए क्या बेनिफिशियल है, टैक्स पेयर के लिए क्या बेनिफिशियल है, वो वाले भी अच्छे से करने हैं। रूल 32A, ठीक है, रूल 32, वो चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही हैं इस पे, एमसीक्यूज भी आते हैं। प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई और जो हमारा कि इस पे आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, ये बताने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप करोगे चार्ज, यानी कि जहाँ पे हमारा आरसीएम वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई और आरसीएम को आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। मेजरली कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ते वक्त समझ आ जाएंगे कि ये मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई और आरसीएम को मिला के पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सप्लाई आपको कवर करना है, सप्लाई क्योंकि हम हमेशा करते हैं वो जल्दी कवर हो जाएगा। एग्जामिशंस को हम अभी नहीं करेंगे, एग्जामिशंस को हम लास्ट में करेंगे। मॉड्यूल 2 में हमें सबसे पहले अपना आईटीसी वाला पोर्शन कवर करना है, जो मेजर मेजर टाइम यही पोर्शन लेने वाला है। इसके साथ छोटा सा जॉब वर्क भी कवर कर लेना। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें टीडीएस टीसीएस ये वाली चीजें आती हैं। और इस बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इसको उन्होंने अलग से टॉपिक बनाया है, और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बार के लिए, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो पार्ट रहने वाला है ना, ये जो दिन रहने वाला है जिसमें आप ये दो चीजें कवर करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आपको दिल लगा के मेहनत करके कंप्लीट करना है विद क्वालिटी, और क्वेश्चन बैंक साथ में करते चलना है। उसके बाद मॉड्यूल 3 में आपको रिफंड उठाना है। रिफंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड, इम्पोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन इन जीएसटी और रिफंड दोनों एक साथ करने हैं। और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत
मतलब मजा आने वाला है इनको करने में। उसके बाद जो हमारे 17 टू 24 वाले टॉपिक्स है, चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 24 तक, ये आपको एक साथ बैठ के एक बारी में निपटाने हैं, क्योंकि इनमें क्या है, आपकी डिमांड रिकवरी, अपील रिवीजन, इंस्पेक्शन प्रोसीजर, ऑडिट, ये सारी चीजें आपको एक बारी में करोगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि एक सीक्वेंस है, इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ना, अपने दिमाग में एक वो बना लेना, एक केस लेना कोई सा भी, कि ये बंदा था, अरे इसने गलत काम कर दिया, ठीक है, इसने टैक्स की चोरी कर दी, ठीक है, 1774 लग गया, उसके बाद ऑडिट हुआ, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से नोटिस आया, ये बहुत अच्छे से आपको एक स्टोरी से रिलेट करके करना है इसको। उसके बाद हमारा आ जाता है मॉड्यूल 2। ये इसमें आ जाता है आपके सारे प्रोसीजरल वाले टॉपिक्स, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इनवॉइस, इनको भी आपको करना है। इसको मैंने टुवर्ड्स दी एंड इसलिए रखा है कि आप हो सकता है इस दौरान क्या हो कि आपका दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट करने का मन हो, तो ट्रांजिशन में आप ऐसा ना हो कि डीट आईडीटी को बिल्कुल भूल जाओ, तो ट्रांजिशन करते करते आप छोटे टॉपिक्स और हल्के टॉपिक्स उठा सकते हो, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करना है। अकाउंट्स रिकॉर्ड जिसमें ईवेबल वाला टॉपिक आता है, और इनवॉइस, ये आप हो सकता है ट्रांजिशन पीरियड में ले लो, बट रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, इसमें क्योंकि रूल्स भी आते हैं, नए रूल्स। और फिर उसके बाद आपको लास्ट में एग्जाम्पशंस लेनी है। एग्जाम्पशन चाहे तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ी बहुत कर ली। अब एग्जाम्पशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है कि हमें सारी एग्जाम्पशन नहीं करनी है, और वो आप सारी एग्जाम्पशन याद भी नहीं रख सकते, इम्पॉसिबल एग्जाम्पशन याद करना इतनी सारी। तो एग्जाम्पशन में हमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, कि ये तीन चीजें ध्यान रखोगे और एग्जाम्पशन याद करनी है, इन तीन चीजों को अपने दिमाग में रख के। सबसे पहली चीज, जो जौन से भी एग्जाम्पशंस हमेशा आईसीएआई अपने एग्जाम से पूछता है, जैसे कि चैरिटी वाली, स्कूल्स वाली, हॉस्पिटल्स वाली, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये तो आपको बाय हार्ट करनी है, ठीक है। दूसरी वाली एग्जाम्पशंस आ जाती हैं जो आईसीएआई ने ना अपनी स्टैट्यूटरी अपडेट में जिन भी एग्जाम्पशंस को एज अमेंडमेंट बता रखा होगा ना, वो भी आपको बाय हार्ट करके रखनी है, कि जिस भी एग्जाम्पशन में हमारा चेंज आया था, ठीक है, जिस भी जो उनसे एग्जाम्पशन हटी है, जो एग्जाम्पशन न्यू आई है, ये सारे एग्जाम्पशंस को आपको अच्छे से करना है। तीसरी, जो आप देखोगे कि कुछ एग्जाम्पशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ही अनकैनी सी होती हैं, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों आएंगी, उसकी एग्जाम्पशंस क्या होती है, टॉपिक से रिलेट करती हैं। जैसे आरसीएम में जब हम रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, उसके साथ जो एग्जाम्पशंस हैं, ये जो रिलेशन वाली एग्जाम्पशंस होती है ना, ये आपको करनी है। तो ये जो आरसीएम वाला टॉपिक है ना, इसको आप प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हो, एग्जामिशन के साथ कोरिलेट करके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, जैसे एडवोकेट वाली, उसके एग्जाम्पशन में आपको कोरिलेट करके पढ़नी चाहिए, और जो आरसीएम वाला टॉपिक है वो भी आपको कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, दोनों चीजों को। तो एग्जाम्पशन आपको इस तरीके से अपने हर उसमें इंक्लूड करके चलना है। बहुत सारी एग्जाम्पशन आपकी वैसे ही कवर हो जाएंगी, जो बस कुछ होती हैं जो नई आई है एग्जाम्पशन, या फिर कोई एग्जाम्पशन में चेंज आया है, वो आपको अलग से स्टैट्यूटरी अपडेट से करनी पड़ेगी, उसको देख कर मतलब, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस रहने वाली है, इस तरीके से आपको करना है। आप अपने दिन अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आपका अगर 5 दिन का प्लान बना रहे हो, जैसे मैंने ये 6 डेज का बनाया, ठीक है, ये टेबल 6 डेज की बनाई, अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट करते हो तो उसको 12 डेज कर लो, तो आपका 12 डेज में 2 सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ की 6 डेज में एक, 6 डेज में दो, 12 दिन में एक साथ 2 सब्जेक्ट खत्म होंगे। तो वहां पे वो पार्ट है। तो आप ये अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ही चाहिए। देखो, एक डिस्क्लेमर, मेरी रैंक नहीं आएगी, ओके, मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दे रही हूँ, क्योंकि मैंने भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करी थी। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब तक हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, हम एग्जाम को क्लियर करने के बारे में अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा अननेसेसरीली हाई बना लेंगे। जब 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 आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में चल रहे हो, आप पास होने की पास होने की तरफ बहुत ज्यादा ज्यादा पास जा रहे हो, पास होने के लिए, ठीक है। रैंक आना ना आना, ठीक है, वो भगवान के हाथों में होता है। हर बच्चा अपनी मेहनत मेहनत देता है, हर बच्चा 100% देता है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जो भी बच्चा सीए बना है ना, उसने 100% दिया था। आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी ये नहीं कहा होगा कि नहीं मैंने इतनी मेहनत नहीं करी थी, हर बच्चा कहेगा मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, ठीक है। रैंक आना ना आना इज जस्ट अ मैटर ऑफ लक। इन कुछ चीजें हाँ मैटर करती हैं उसमें। कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा होशियार होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज होती है जो उनके लाइफ में कुछ चेंज होता है, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल कुछ वैसा होता है, तो वो, कुछ बच्चों की हमेशा से रैंक आ रही होती है, तो उनको पता होता है कि हाँ उस बच्चे की फाइनल में भी रैंक आए। तो रैंक को लेके अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालना, अगर आप रैंक रैंक का करते हो, ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए। आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो,
कि मुझे सीए बनना है, बस इतना दिमाग में रखो, मुझे सीए बनना है। रैंक लाके बनूं, बिना रैंक लाए बनूं, मुझे सीए बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाएगी तो सोने पे सुहागा है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीए तो बन गए। बस इतनी छोटी सी बात हमने दिमाग में रखना। हमें सीए क्लियर करना है, ये दिमाग में रखना। और इसी वे में पढ़ाई करते रहना, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में। ये जो वे फॉरवर्ड है ना, ये आप हर सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, डीटी के लिए, एफआर के लिए, एसएफएम सॉरी एएफएम के लिए, ऑडिट के लिए। जिस सब्जेक्ट के लिए यूज करना है ना, उस सब्जेक्ट के लिए यूज कर लो। ये आपको बताएगा, एक एक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनाएगी, मुझे 6 दिन में किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या सीक्वेंस मुझे फॉलो करनी है। किसी और की सीक्वेंस देख के, किसी और का प्लान देख के इन्फ्लुएंस मत होना कभी, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया हुआ ना, वो अपना सोच के बनाया हुआ। ये कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ये सीक्वेंस मेरी मत फॉलो करो, अपनी सीक्वेंस बना लो, ठीक है। बस ये तो बस क्या हो गया कि मैंने टॉपिक्स लिख दिए कि ये टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हमें ध्यान रखनी है। ये मेरी सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सीक्वेंस बनाओ, उसको फॉलो करो, ठीक है। और बढ़िया करके हमें सी क्लियर करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।